आज बड़ी भूख लगी है। हे, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं टैक, आपका बॉटनी टीचर। एक मिनट ज़रा रुकिएगा, मुझे थोड़ी भूख लगी है। ये क्या हुआ मेरे ब्रेड्स को? ज़रा आप भी देखिए और बताइए मेरे ब्रेड्स को क्या हुआ। यह तो राइजोपस है, एक प्रकार का फंगस। ओह माय गॉड, अब तो मेरा ब्रेड खाने लायक नहीं रह गया। चलिए कोई बात नहीं, हम दूसरा ब्रेड ले लेंगे। तो फिर चलिए आज हम फंगस के बारे में ही पढ़ाई करते हैं, पर उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। मेरा ब्रेड। ओह हाँ, आज हम बात करने वाले हैं फंगस के ऊपर। चलिए व्हाइट बोर्ड पर आते हैं। अच्छा, आप कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज़ फंगस है? देखिए, अगर माना जाए तो फंगस भी एक प्रकार का प्लांट ही होता है, बस केवल उसमें क्लोरोफिल न होने की वजह से और उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अर्थात सैप्रोफाइट अर्थात मृतोपजीवी होने के कारण उसे प्लांट से निकाल दिया गया। फंगस जो है वो हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो नॉर्मल ज़मीन हो, पानी हो, मिट्टी हो, चट्टानें हो या फिर कोई रेगिस्तान हो। रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं, बर्फ़ हो, ठंडी जगह हो, कहीं भी, हर एवरीवेयर, हर जगह। क्योंकि हमने आपको बताया कि जो फंगस होते हैं वे सब जगह पाए जाते हैं, तब वो नॉन क्लोरोफिलिक होते हैं अर्थात उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो उनके कुछ क्यों ना एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि और ये सब, फिर ये सब। ये जो वर्ड है फंजाई या फ्यूएनजीआई, ये अर्थात वास्तव में लैटिन शब्द फंगस से आया है, जिसका अर्थ होता है मशरूम। वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम फंगस के बारे में पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं कवक विज्ञान अर्थात माइकोलॉजी। इन्हें आप पहचानते हैं? नहीं, ये है पी एंटोनियो माइकेली अर्थात मिचेली या मिसेली, जो भी आप कहें वो। ये वास्तव में फादर ऑफ माइकोलॉजी अर्थात कवक विज्ञान के पिता कहलाते हैं। और ये हैं E.J. बटलर, ये भारतीय कवक विज्ञान अर्थात इंडियन माइकोलॉजी के फादर कहलाते हैं। देखिए, जो फंगस होते हैं वे तंतुमय अर्थात थ्रेड लाइक होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, और जो उनकी कोशिका होती है अर्थात सेल वॉल होती है वो काइटिन या फिर सेलुलोज की बनी होती है या फिर दोनों पदार्थों से बनी हो सकती है। और इसके साथ ही जो उनकी कोशिका अर्थात सेल होती है उसमें टू केंद्रक अर्थात सत्य केंद्रक ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, और इनमें क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरित नहीं होता, जिसके कारण ये विषम पोषी अर्थात हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये अपने रिप्रोडक्शन के लिए मोस्टली स्पोर्स का निर्माण करते हैं। अगर इनके नॉर्मल लक्षणों को या कैरेक्टर्स को एक एक करके देखा जाए तो ये कॉस्मोपॉलिटियन अर्थात सर्वव्यापी होते हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये रेगिस्तान अर्थात डेजर्ट में पाए जाते हैं। इन्हें जीरोफिलिक भी कहते हैं। ये मोस्टली ऐसे जगह पाए जाते हैं जहाँ पर कार्बनिक पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो। ये प्लास्टिक, जैम, जेली, अचार या किसी भी जगह पर पाए जा सकते हैं। ये फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासिटिक भी। कुछ तो गोबर जैसे सड़े हुए चीज़ों पाए जाते हैं जिन्हें हम समलरागी अर्थात कॉप्रोफाइलस, और कुछ तो कीरेटिन युक्त पदार्थ जैसे कि नाखून इत्यादि में भी पाए जाते हैं जिन्हें हम कीरेटिनोफिलिक कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये सब पैरासाइट होते हैं, परंतु कुछ फंगस पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट होते हैं, उन्हें हम हाइपर पैरासाइट कहते हैं। जैसे कि ये, अगर हम इनके थैलस के स्ट्रक्चर को देखें तो यह जड़, तना, पत्ती इत्यादि कुछ में भी बटा हुआ नहीं होता, परंतु इनके जो आधार पर होते हैं वे दो पार्ट में बांटे जा सकते हैं। पहला माइसेलियम युक्त कवक अर्थात माइसेलियल फंजाई, और दूसरा माइसेलियम रहित अर्थात नॉन माइसेलियल फंजाई। अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए, जब इनके ढेर सारे हाइफी एक ही साथ कंपोजिट हो जाते हैं तो उन्हें हम माइसीलियम कहते हैं। जैसे कि ये फिगर देख लीजिए, इनका जो माइसीलियम होता है वो भी कई प्रकार का होता है। जैसे कि इनका जो पहला माइसीलियम होता है उसे हम कहते हैं स्यूडो माइसीलियम, जो कि आपको मोस्टली ईस्ट अर्थात सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी में मिलेगा। और ये जो है आप देख पा रहे हैं, इसे हम कहते हैं राइजोमॉर्फ। ये क्या होता है, इसमें जो हाइफी होते हैं वो आपस में लिपट कर एक जड़ जैसी संरचना बनाते हैं। और ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसे हम कहते हैं स्क्लेरोटियम। इसमें जो होता है वो हाइफी जो होते हैं ना, वो आपस में गुथ कर मोटा सा हार्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे हम स्क्लेरोटियम कहते हैं। चलिए अब हम बातें करते हैं इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन अर्थात पोषण की विधियों पर।
चूँकि आप अच्छे जानते हैं कि ये कम्प्लीटली हेटेरोट्रॉफिक अर्थात परपोषी होते हैं और ये परपोषिता के 3 मोड्स दर्शाते हैं, जिसमें से पहला है पैरासिटिज्म अर्थात परजीविता। इनकी जो परजीविता है वो भी 2 प्रकार की होती है, एक पूर्ण परजीविता और दूसरी विकल्पिक परजीविता अर्थात ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म एंड फैकल्टेटिव पैरासिटिज्म। ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म अर्थात पूर्ण परजीविता के अंतर्गत ऐसे फंगस आते हैं जो अपना भोजन टोटली जीवित होस्ट से लेते हैं और यदि अगर इनका होस्ट मर जाए तो ये भी मर जाते हैं, जैसे कि पक्सीनिया। और जो दूसरे टाइप का पैरासिटिज्म है अर्थात फैकल्टेटिव पैरासिटिज्म अर्थात विकल्पी परजीविता, इसमें ऐसे फंगस आते हैं जो मोस्टली होते तो सैप्रोफाइट हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये पैरासाइट की भांति भी अपना भोजन ले लेते हैं। फ्यूजेरियम। सेकेंड मोड है सैप्रोफिटिक मोड अर्थात मृतोपजीवी माध्यम। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण मृतोपजीवी, दूसरा विकल्पी मृतोपजीवी अर्थात ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट और दूसरा फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। जो ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट हैं वे केवल मृत और सड़े गले पदार्थों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो किसी जीवित पौधे या जंतु को संक्रमित बिल्कुल नहीं करते, जैसे कि अगैरिकस जिसे आप प्यार से मशरूम भी कहते हैं और दूसरा एग्जाम्पल है म्यूकर। और फैकल्टेटिव सैप्रोफिटिज्म में वे फंगस आते हैं जो सामान्यतः परजीवी होते हैं, ध्यान रखिएगा सैप्रोफाइट नहीं परजीवी होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर सैप्रोफाइट की तरह अपना जीवन बिताते हैं, जैसे कि अस्टीलैगो। और अगला एग्जाम्पल है टेफ्राइना। ये एक तीसरा मोड भी दर्शाते हैं जिसे हम कहते हैं सिम्बियोसिस मोड अर्थात सहजीवी मोड। इसमें क्या होता है कि ये एल्गी के साथ अपना कॉम्बिनेशन बना लेते हैं और साथ ही साथ रहते हैं। नीचे जो होता है वो फंगस का लेयर होता है और ऊपर जो होता है वो एल्गी का लेयर। एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बने हुए भोजन को फंगस को देता है और फंगस जो है वो हार्ड जगह से या लकड़ी या मिट्टी या चट्टान या पत्थर किसी से भी पानी या वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है, अर्थात दोनों का फ़ायदा होता है। ध्यान रखिएगा सिम्बायोसिस में दोनों का फ़ायदा होता है, नुकसान किसी का भी नहीं। इसके साथ ही साथ जो फंगस होता है वो एल्गी को रहने के लिए घर देता है, शेल्टर देता है और कुछ साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि वो उसको साथ ही साथ फॉस्फोरस भी देता है। इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम लाइकेन या सहवाग कहते हैं। पर कुछ फंगस तो ऐसे होते हैं जो प्रीडेशियस अर्थात परभक्षी अर्थात भक्षण करने वाले फंगस होते हैं। वे क्या करते हैं, अपने हाइफी के द्वारा ऐसे ही कुछ लूप्स बना लेते हैं और फिर इनमें अपने लेवल के जानवरों को फंसाकर उनका भक्षण कर लेते हैं, जैसे कि ये कंप्यूटराइज फिगर। सॉरी, हमने आपको एक सिम्बियोसिस का एक दूसरा पार्ट तो बताया ही नहीं। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं माइकोराइजल रिलेशनशिप। यह भी एक सिम्बियोसिस प्रोसेस ही है। इसमें क्या होता है, जो फंगस होते हैं वे हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ अपना कनेक्शन बैठा लेते हैं और इसमें जो होता है ये उस रूट के जो सरफेस एरिया होती है उसको बढ़ा देते हैं, अर्थात रूट अब पहले से ज़्यादा दूर तक फैल जाती है। वो फैलती नहीं, वास्तव में वो फंगस के हाइफी होते हैं, परंतु वे रूट्स को और भी ज़्यादा वाटर्स मिनरल ये सब सप्लाई करके देते हैं और इसके बदले रूट उन्हें होस्ट रहने के लिए जगह और साथ साथ बने हुए भोजन को देती है। देखा गया है कि जो प्लांट्स माइकोराइजा के साथ रिलेशनशिप में होते हैं वे बाकी प्लांट्स के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही हेल्दी होते हैं, और जो होते हैं माइकोराइजा अगर उनको अपने जीवन कभी नहीं देखा तो आपने ये तो देखा होगा या ये भी नहीं देखे। अभी तक हमने फंगस के सभी कॉमन ट्रेड्स, उसके प्रोसेसेस, इन सब के बारे में जानकारी ले ली। अब रह गया है हमारा सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन। थोड़ा बोर मत होइएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा आज का लेंदी होगा, पर अगर किसी चीज़ को जानना है तो थोड़ा समय तो लगता ही है। फंगस चूँकि एक छोटा सा लो क्वालिटी का या यूँ कहें निम्न स्तर का पौधा है, वैसे इसे पौधा कहना सही नहीं है क्योंकि प्लांटिक किंगडम में नहीं आता, ये माइकोटा किंगडम में आता है, पर समझने के लिए पौधा ही कह लें। ये निम्न स्तर पर आता है, इसलिए इसमें मोस्टली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल या वेजिटेटिव न हो पाने की कंडीशन में या बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में होता है क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। तो फिर चलिए व्हाइट बोर्ड पर आते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखिएगा, जैसे कि यदि अगर फंगस का पूरा माइसीलियम या यूँ कहें पूरी बॉडी अगर एक रिप्रोडक्शन के लिए भाग ले तो उसे हम कहते हैं होलोकार्पिक।
और यदि कोई उसके बॉडी से कोई स्पेशल पार्ट बने और वो पार्ट ही सिर्फ रिप्रोडक्शन में भाग ले तो उसे हम कहते हैं यूकार्पिक। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कई प्रकार से होता है, जिसमें से पहला वाला है विखंडन अर्थात फिजन। ये मोस्टली सैक्रोमाइसिस सेरीबेसी में पाया जाता है या फिर यूनिसेलुलर फंगस में होता है। ये एक ही बॉडी अपने आप को तोड़ कर नए फंगस बनाती रहती है। दूसरा कॉमन प्रोसेस है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, वो है खंडन अर्थात फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, जो फिलामेंट अर्थात हाइफी होते हैं वही जगह जगह से टूट जाते हैं और हर टूटा हुआ हाइफी नया फंगस बनाता है। इसके साथ ही एक तीसरा और मोस्ट कॉमन प्रोसेस है, वो है बडिंग अर्थात मुकुलन। इसमें क्या होता है कि जो यूनिसेलुलर होते हैं, मोस्टली यूनिसेलुलर में एक छोटा सा उभार बनता है, फिर वही उभार बड़ा होता है, पेरेंट सेल से न्यूक्लियाई और प्रोटोप्लाज्म उस छोटे से बड में चले जाते हैं और बाद में यही बड एक अलग होकर नया फंगस बनाता है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पूरी तो पूरी कॉलोनी ही बन गई। अब हम आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। ये जो होता है इसमें ढेर सारे कई प्रकार के स्पोर्स बनते हैं और बाद में यही स्पोर्स रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। जैसे कि पहला स्पोर है स्पोरेंजियोस्पोर्स। इसमें क्या होता है कि स्पोरेंजियम बनता है और स्पोरेंजियम नहीं जानते हैं, जिसके अंतर्गत स्पोर बनते हैं उसे स्पोरेंजियम कहते हैं, और स्पोरेंजियम में बनने वाले स्पोर्स को स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं। और स्पोरेंजियोस्पोर्स जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे जू स्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स, कई सारे। अगला है कोनिडियोस्पोर। इसमें क्या होता है कि जो हाइफी होती है उसमें एक जगह प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा होता है, बाद में यही प्रोटोप्लाज्म छोटे से पार्ट बन के ऊपर चला जाता है, फिर नीचे से एक प्रोटोप्लाज्म का ग्रुप आता है, वो भी ऊपर आता है। धीरे धीरे करते करते गोले बनते जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं और बाद में इन्हीं गोलों को हम कोनिडिया कहते हैं। और ये जिस लंबे डंडे से लगे होते हैं उसे हम कोनिडियोफोर कहते हैं। और बाद में यही छोटे छोटे कोनिडियाज अलग हो जाते हैं और नया कवक या यूं फंगस बनाते हैं। स्पोर्स का अगला प्रकार है ओइडिया, OIDIA, ओइडिया। क्या होता है, इसमें जो फिलामेंट होता है वो अंदर ही अंदर कई टुकड़ों में कट जाता है और बाद में यही कट जो है वो अलग हो जाते हैं और हर एक टुकड़ा एक नए फंगस को बनाता है। अगला है माइडोस्पोर्स। ये मोस्टली डाइवर्स कंडीशन में ही बनता है और इसमें जो हाइफी होती है वो मोटे मोटे सेल वॉल वाले नए जाड़ू बना लेती है और इसे ही हम कहते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स। बाद में जब अनुकूल स्थिति आती है तो फिर ये अंकुरित हो जाते हैं और नए हाइफी, फिर माइसीलियम और उसके बाद नए फंगस को बनाते हैं। रिप्रोडक्शन का लास्ट स्टेज आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि गैमेट्स बनते हैं और गैमेट्स कैसे बनते हैं, मियोसिस डिवीजन के द्वारा, और बाद में यही गैमेट्स फ्यूज होकर नया फंगस बनाते हैं। इसमें 3 ही प्रोसेस होते हैं। पहला है प्लाज्मोगैमी, दूसरा है कैरियोगैमी और तीसरा है मियोसिस। अगर आप ये सब नहीं जानते, जो जानते हैं वो अच्छा, जो नहीं जानते वो हमारा सेल साइकिल वाला वीडियो देखना शुरू कर दें, क्योंकि अभी हमने बनाया नहीं, आगे आएगा, उसी में देख लीजिएगा। और ये जो गैमेट्स हैं इनके मिलने अर्थात कोलैप्स करने के भी 3 प्रोसेस होते हैं। पहला है आइसोगैमी। इसमें क्या होता है कि जो मेल और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वे दोनों ही सेम टू सेम होते हैं फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली, अर्थात दोनों, जैसे आप देख पा रहे हैं हाथ के सामने, दोनों ही सेम टाइप के होते हैं। और ये है एनाइसोगैमी। इसमें जो होता है वो मोस्टली देखने तो सेम ही सेम होते हैं, बस उनके कार्यकी में फ़र्क होता है। मेल जो होता है कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल। और ये है ऊगैमी। इसमें जो होता है मेल तो ठीक है पर फीमेल बहुत बड़ी होती है और एकदम से साइल अर्थात बिल्कुल नहीं हिल सकती। अब हमारा बचा सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का छोटा सा टॉपिक। अगर आपको कोई नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिएगा। ये फंगस का फर्स्ट पार्ट था, अभी सेकेंड पार्ट बाकी है जो कि अगले पार्ट में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक या फिर डिसलाइक कुछ एक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर हम आपको कुछ भी सिखा सकें तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इस वीडियो ज़रा भी समझ में आए तो प्लीज़ आपके अपने इस चैनल को एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो से जुड़ा कुछ भी आपको जो भी पसंद आया हो या हमें कोई सुझाव देना हो या कोई बुराई या कुछ भी हो, नीचे कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, उसमें कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको इंटर के लेवल के और ग्रेजुएशन के लेवल के प्रैक्टिकल्स, लाइव प्रैक्टिकल्स भी करके दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विथ अस बाय सब्सक्राइबिंग द सब्सक्राइब बटन।
अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।